नमस्कार, स्वागत है आपका ईटीना स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अगले हफ्ते की तैयारी। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि आज के शो में हम आपको पूरे हफ्ते की जानकारी देंगे, साथ ही आपको अगले हफ्ते की पूरी तैयारी भी करवाएंगे। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे जो अगले हफ्ते के बाजार की चाल पर आपको भरोसेमंद सलाह देंगे। अगले हफ्ते की तैयारी कराने के लिए आज हमारे साथ हैं तनीषा एकेडमी के नितिलेश पावस्कर और मार्केट एक्सपर्ट रवि सिंह। तो उनसे हम समझेंगे कि बाजार पर क्या रणनीति अपनानी चाहिए, लेकिन सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं बाजार की चाल पर। और बाजार में इस पूरे हफ्ते हमने देखा कि लगातार चौथा सेशन था जब हमने तेज़ी देखी और 22,000 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली है, जिसमें कि आज जो इस तेज़ी को जो लीड किया है वो है विप्रो और एमएनएम और विप्रो में शानदार तेज़ी देखने को मिली। इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी हम लगातार तेज़ी देख रहे हैं। निफ्टी ऑटो रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा, जिसमें कि ट्यूब इन्वेस्टमेंट और एमएनएम जैसे स्टॉक्स ने भागीदारी दी। रियल्टी स्टॉक्स में भी शानदार तेज़ी थी, जिसमें कि सबसे ज़्यादा तेज़ी प्रेस्टीज और महिंद्रा लाइफ जैसे स्टॉक्स में देखने को मिली है। निफ्टी फार्मा की अगर बात करें तो वहाँ पर मिड कैप स्टॉक्स में काफ़ी शानदार तेज़ी थी और नैटको फार्मा और एप्का लैबोरेटरीज ने इस तेज़ी को लीड किया है। बैंक निफ्टी इसमें भी शानदार तेज़ी देखने को मिली और बैंक निफ्टी में आज हम जो क्लोजिंग देखी वो 46,000 के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिली। अच्छी तेज़ी थी, 400 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी वहाँ पर देखने को मिली। इसमें सरकारी बैंकों ने भी सपोर्ट किया है और प्राइवेट बैंकों में भी हमने देखा कि काफ़ी अच्छी मजबूती देखने को मिली। लेकिन इसमें भी मिड कैप स्टॉक्स थे जिन्होंने लीड की इस तेज़ी को। फेडरल बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक थे आज के टॉप गेनर्स। निफ्टी आईटी सेक्टर की बात करें तो विप्रो एम्फेसिस में तेज़ी थी और निफ्टी एनर्जी में ऑयल एंड स्पेस स्टॉक्स में, पावर स्टॉक्स में भी हम देख रहे थे कि अच्छी मजबूती देखने को मिल रही थी। निफ्टी पीएसयू बैंक रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ, लेकिन इस पूरे हफ्ते का रिटर्न देखे तो लेकिन लाल निशान में आज क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली निफ्टी पीएसयू बैंकों में। तो ये था पूरे हफ्ते का एक लेखा जोखा बाजार का और हमने देखा कि सरकारी बैंकों में शानदार तेज़ी देखने को मिली है, ऑटो भी चले और फार्मा शेयर से भी अच्छा सपोर्ट देखने को मिला। अब लेकिन अगले हफ्ते किन लेवल्स पर नज़र रखनी चाहिए ये समझ लेते हैं और दोनों ही मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। रवि सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और नितिलेश पावस्कर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है शो पर। नितिलेश, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, ये जो पूरा हफ्ता था बाजार का अच्छी तेज़ी देखने को मिली, ग्लोबल संकेत भी पॉजिटिव थे और 22,000 के ऊपर की क्लोजिंग हम फाइनली करके गए। अब अगले हफ्ते कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए? देखिए, बाज़ार के लिए हम लोगों ने जो क्लोजिंग दिया है तो वो काफ़ी अच्छा माना जाएगा, 22,000 के ऊपर एक क्लोजिंग मिला है। लेकिन मुझे लग रहा है कि हायर लेवल के ऊपर देखना पड़ेगा, अपने स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली ट्रेल करके चलना चाहिए। 21,870 से लेके 21,900 ये आपका, अगर आप लॉन्ग साइड की पोज़ीशंस में बैठे हो तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। एक डिस्क्लोज़र देना चाहूँगा, मैंने मेरे पर्सनल क्लाइंट्स को शॉर्ट का पोज़ीशंस रिकमेंड करते आया हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा-सा लग रहा है कि एक ट्रिपल टॉप वाला फॉर्मेशन बन चुका है और यहाँ से एक करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन हम लोग जो बिकवाली करेंगे वो रेंज में बिकवाली करेंगे, 22,050 से लेके 22,300 इस रेंज में बिकवाली करना हम लोग पसंद कर रहे हैं। तो इस वजह से कहना चाहूँगा कि जिनका भी लॉन्ग है वहाँ पे एक ट्रेलिंग बेसिस का स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएँ, 21,900 के आसपास का। रही बात बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी जब तक 46,100 46,000 ये लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तब तक आप अपने लॉन्ग्स को कैरी कर सकते हो। यहाँ से एक मोमेंटम और देखने को मिल सकता है। सिर्फ अभी के लिए देखना पड़ेगा कि जो पीएसयू बैंक में जो रैली आई थी, वहाँ पे अगर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है और एसबीआई जैसा डिबेट काउंटर में थोड़ा-सा डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिलता है, तो थोड़ा-सा बैंक निफ्टी डिस्टर्ब हो सकता है। तो 46,100 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आप बैंक निफ्टी में लॉन्ग करके चल रहे हो। ठीक है, तो ये है सलाह बैंक निफ्टी पर है। लेकिन अब रवि, आपसे भी समझना चाहेंगे, इस पूरे हफ्ते हमने देखा कि सरकारी बैंकों में काफ़ी अच्छा रुझान था। अभी भी क्या लेने के मौके बचे हैं? ये रैली आगे और कितनी कंटिन्यू रह सकती है और स्पेस में कौन कौन से बैंक है जो आपको अच्छे लग रहे हैं, जहां पर अभी आप अभी भी मौके देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपने पूजा जी सही कहा। बैंकिंग काउंटर के बिना तो शायद मेरे ख्याल से मार्केट को आगे बढ़ पाना मुश्किल है और मार्केट इस समय एक अग्रेसिव अपट्रेंड की तरफ वापस से मूव करता हुआ नजर आ रहा है। तो आप छोटे बैंकों से बड़े बैंकों की तरफ फोकस कर सकते हैं, जैसे इस समय बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक
और खास तौर से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जिनमें कि थोड़ा-सा एक गिरावट का ट्रेंड देखने को मिला, एक अच्छे करेक्शन देखने को मिला और वापस से अप ट्रेंड है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो मुझे लगता है कि वापस से आपको 310 के आसपास तक के लेवल, आईडीएफसी फर्स्ट में आपको वापस से ₹100 के लेवल तो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बैंकिंग काउंटर में आप छोटे-मझोले बैंकों में वापस से आप बाइंग का मोमेंटम रखिए और इन बैंकों को आप बाय करके चलिए। मुझे लगता है कि यहाँ से एक अग्रेसिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। और दूसरा सेक्टर जैसे आपने अभी देखा कि आईटी में एक पुल बैक आया है, तो मुझे लगता है कि अगला हफ्ता जो है वो आईटी के नाम रह सकता है और टीसीएस, टेक महिंद्रा और विप्रो ये अगले हफ्ते भी अपनी जो गेन है उनको कंटिन्यू यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। तो आईटी स्टॉक्स में अगले अगले हफ्ते भी गेन कंटिन्यू रह सकता है और विप्रो, टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स में आप नज़र रखिए। अम, इस पूरी तेज़ी में हमने देखा कि एचडीएफसी बैंक और रिलायंस ने इतना पार्टिसिपेट नहीं किया है। नितिलेश जी, क्या व्यू लग रहा है आपका? अगले हफ्ते जब हम एंट्री करेंगे, क्या यहाँ से कुछ पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिल सकता है? जिस तरह की चाल हमने देखी, एचडीएफसी बैंक ने थोड़ा चलने की कोशिश की। क्या अगले हफ्ते एचडीएफसी बैंक, रिलायंस जैसे हैवी वेटेज वाले जो स्टॉक्स हैं, उन पर नज़र रखनी चाहिए? देखो, एचडीएफसी में अगर हम लोग देखेंगे तो अगर इसको चलना होगा तो 1430 से लेके 1440 जो एक रेजिस्टेंस है, उसको निकालना पड़ेगा। अगर ये निकाल देता है तो 1500 तक की भी चाल इसमें देखने को मिल सकती है। चार्ट के ऊपर डबल बॉटम का कंफर्मेशन मिलेगा, लेकिन इसको कंफर्टेबली क्लोज होना चाहिए 1440, 1445 इस लेवल के ऊपर। अगर ये इस समय पे फेल होता है तो फिर हम लोग इसमें लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं 1250 से लेके 1280 ये लेवल एचडीएफसी बैंक के लिए मैं काफ़ी दिनों से नोटिस करवा रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मिलता है तो बेस्ट बढ़िया रेंज होगा बाइंग के लिए। एचडीएफसी बैंक में आप इसमें इस बीच नज़र रख सकते हैं। एक स्टॉक पर आपकी राय लेंगे रवि। जो ऑटो स्टॉक्स चले हैं इस बीच, अब महिंद्रा एंड महिंद्रा के नतीजे आने के बाद हमने देखा कि ऑटो स्टॉक्स में भी शानदार तेजी देखने को मिली और इसमें लीड किया है महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर ने, जिसमें कि रिपोर्ट्स जो निकल कर आई वो भी काफ़ी पॉजिटिव थी। और इस हफ्ते ही आप देखिए करीब 12% की तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिली है। क्या व्यू बन रहा है आपका कंपनी पर, और मौजूदा स्तर पर भी क्या एंट्री करने के मौके बन रहे हैं महिंद्रा महिंद्रा में? देखिए, इस समय पूरे मार्केट में अगर देखें तो ऑटो इंडस्ट्री से स्टॉक्स जो है वो काफी अग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं और अच्छी बात यह है कि टेक्निकल ब्रेकआउट तो होंगे ही होंगे, लेकिन आपको फंडामेंटल स्ट्रेंथ जो दिखाई दे रही है वो ऑटो काउंटर में दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है महिंद्रा एंड महिंद्रा के पर्टिकुलर लेवल्स की बात करें तो ये बहुत जल्द आपको 2000 के आसपास के काउंटर दिखाई देते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी भी बेहतर है। ज्यादा से ज्यादा जो लोअर साइड पे लेवल्स दिखाई देते हैं वो 1750 के दिखाई देते हैं। साथ ही मैं ये भी कहूंगा कि आप इस मोमेंटम में कुछ स्टॉक्स जैसे कि जो ऑटो पार्ट्स है, जैसे जमुना ऑटो है, 170 रुपए के पास चल रहा है, मुझे लगता है ये भी एक अच्छा स्टॉक है। 135 तक का लक्ष्य यहाँ पर अचीव कर सकता है। मारुति जरूर थोड़ा सा अग्रेसिव तरीके से एक्सपेंसिव थोड़ा लग रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी जो मोमेंटम है उसमें अगर देखते हैं तो जो 11,300 के लेवल हैं, इन लेवल से अगर थोड़ा सा करेक्शन करके 11,100 11,200 के बीच मिलता है तो बिल्कुल बाय रखना चाहिए। आने वाले समय में हम जल्द ही इसके 11,600 के ऊपर के लेवल देखते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लगता है कि ऑटो कंपनीज अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो लंबा चलिए, छोटे मोटे मोमेंटम जो आते हैं उनमें थोड़ा ऐड ऑन करिए और लंबे टारगेट यहाँ पर वेट किए जा सकते हैं। ठीक है। तो ये है सलाह ऑटो स्टॉक्स पर। लेकिन हम देख रहे थे कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी थी। बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी सभी में शानदार तेज़ी देखने को मिली और आज तो हमने देखा जेफरीज की तरफ से कुछ कंपनियों में अपग्रेड भी आए हैं। बीपीसीएल देखिए इस पूरे हफ्ते 6% चला है और एचपीसीएल के स्टॉक में भी करीब 11% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। अभी भी आप कहाँ मौके देख रहे हैं नितिलेश, अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की बात करें तो? देखो, डेफिनेटली ये स्टॉक को मैं लोअर लेवल से कंटिन्यूअसली रिकमेंड करते आ रहा था बीपीसीएल को 350 380 के आसपास। मैं तब भी कहता था कि जब भी ये 400 क्रॉस करेगा तो 550 भी दिखाएगा तो भी मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा। तो लेकिन अभी का जो मोमेंटम चल रहा है वो काफी तेजी से स्टॉक चले हुए हैं, तो इसमें करेक्शन के ऊपर ही लेना चाहिए। अभी के लिए थोड़ा सा फ्रेश एंट्री लेना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है हायर लेवल से स्टॉक्स में कैसे करेक्शन आ रहे हैं। तो
डीप में ज़रूर ले सकते हैं। बीपीसीएल अगर हम लोग देखेंगे 530, 540 इस रेंज में किस कारण से आता है, तो वहाँ पे ज़रूर ऐड ऑन करें। एचपीसीएल में भी वैसे ही एक 15 से 20% का डिप अगर देखने को मिलता है, तो वो एक ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हायर लेवल के ऊपर थोड़ा-सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं। ठीक है, चलिए ये है सलाह एचपीसीए के स्टॉक्स पर। लेकिन चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, वीआईपी शेयर। और नितिलेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त कहाँ पर आप मौके ढूंढ रहे हैं, आपके रडार पे कौन से स्टॉक है? मुझे लग रहा है कि एसबीआई लाइफ में अगर हम लोग देखेंगे तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट का कंफर्मेशन हमें आज देखने को मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लॉन्ग करके चलेंगे 1480 से लेके 1500 इस रेंज में बाइंग करके चलना है। स्टॉप लॉस थोड़ा-सा डीप होगा 1450 के आसपास का। पहला जो टारगेट होगा वो 1570 और 1600 हम लोग प्लान करके चलेंगे। लेकिन इस लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो यहाँ से एक बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो एसबीआई लाइफ में बाइंग करके चल सकते हैं। ट्रिपल टॉप का ब्रेकआउट का फॉर्मेशन हमें लग रहा है। ओके, एसबीआई लाइफ 1570 का होगा लक्ष्य, 1600 का 1600 तक का स्टॉक किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा 1450 का। रवि, आपके रडार पर कौन सा स्टॉक है वीआईपी शेयर के लिए? देखिए पूजा जी, मार्केट ऐसी है कि बहुत अच्छे करेक्शंस आपको पीएसयूज में मिले हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हैं। लेकिन फिर भी दो स्टॉक्स में यहाँ पर जो चूज कर रहा हूँ वो है, पहला है सेल। इस समय चल रहा है 126.27 का। आप यहाँ पर बाइंग एकुमुलेशन करिए। इमीडिएट बेसिस पे अगले हफ्ते के सिर्फ टारगेट देखते हैं तो मुझे 145 से 150 का लक्ष्य, और स्टॉप लॉस भी बड़ा छोटा है, 1:3 की स्टॉप लॉस से यहाँ पर 120 121 की स्टॉप लॉस से आप बाय करके चल सकते हैं। दूसरे स्टॉक की चर्चा जिसको मैंने वीआईपी में शामिल किया, बहुत से लोग इस पे क्वेरी भेज रहे हैं, वो है एनएचपीसी। कब खरीदें कब नहीं खरीदें, पैनिक सिचुएशन है। कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। जो करंट लेवल है इनमें मंडे को ओपन होता है, खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इमीडिएट बेसिस पे 105, लॉन्ग टर्म पे रखते हैं तो 130 तक के टारगेट दिखाई दे सकते हैं। लेकिन मैंने आपको सिर्फ अभी एक हफ्ते के हिसाब से दिया है। यहाँ पर स्टॉप लॉस थोड़ा सा लंबा जरूर है, लेकिन टारगेट भी अच्छा है। करेक्शन आए खरीद लीजिए, मार्केट में गिरावट हो, पैनिक हो, मत डरिए। तो मुझे लगता है 84 के स्टॉप लॉस से और इस स्टॉक को यहाँ पर बाय किया जा सकता है 105 के टारगेट के लिए। बिल्कुल रवि, नोट कर लिया आपके बात को, और आपने सही कहा, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं एनएचपीसी में इस बीच। लेकिन एक हफ्ते के लिए आपको क्लियर कट व्यू मिल गया है रवि जी की तरफ से कि आप अभी भी एंट्री ले सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। स्टॉप लॉस 121 का लगाइए, लक्ष्य माफ़ कीजिएगा, स्टॉप लॉस 85 के आसपास का लगाइए, और लक्ष्य जो एनएचपीसी में दिखाई दे रहा है वह ऊपर की तरफ 105 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो इस स्टॉक पर नज़र रखिए, एनएचपीसी और सेल होगा दूसरा काउंटर। इसके अलावा रवि, आपसे थोड़ा अर्निंग पर भी सवाल लेना चाहेंगे। अब अर्निंग सीजन कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट सभी कंपनियों के नतीजे आ ही चुके हैं। तो ये पूरा अर्निंग सीजन कैसा रहा, इनको देखते हुए, इनकी कमेंट्री को देखते हुए, आने वाले समय के लिए, आने वाले क्वार्टर्स के लिए कौन सा ऐसा सेक्टर होगा जिस पर आपकी नजर होगी? देखिए पूजा जी, सबसे बड़ी बात है कि जो अर्निंग सीजन्स, अब क्या हो गया, थोड़ा सा ट्रेंड में बदलाव हो गया है। आप देखते हैं कि जैसे ही अर्निंग सीजन से स्टार्ट होते हैं वोलेटिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। जब रिजल्ट आते हैं तो ज्यादातर स्टॉक्स में थोड़ी देर रुकने के बाद आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, और फिर पूरे क्वार्टर धीरे धीरे करके वो स्टॉक्स बढ़ते हुए नजर आते हैं। आपने ज्यादातर स्टॉक्स आप देखिए, मैं इस समय अगर सिर्फ पीएसयूज की बात करूं, एक अच्छा करेक्शन देखने को मिला है। चाहे आप चौतरफा पीएसयूज में देखिए, तो मुझे लगता है कि पैनिक की कोई सिचुएशन नहीं। तो सबसे पहला जो आपको फोकस करना है वो पीएसयूज ही है। आपको पीएसयू के सारे काउंटर की तरफ आप फोकस करिए, इनमें अच्छा मोमेंटम होगा। दूसरा सेक्टर अगर आप फोकस कर रहे हैं तो वो है पावर सेक्टर। आपको अभी थोड़ा और एक आध दो दिनों में थोड़ा सा करेक्शन और दिखाई देगा अगले हफ्ते, लेकिन फिर भी टाटा पावर, और खास तौर से यहां पर अगर ओवरऑल पावर सेक्टर में अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि आपको अदानी पावर की तरफ भी फोकस करना चाहिए, टाटा पावर, पीएफसी, इनकी तरफ, और आरईसी, ये सारे काउंटर अब यहां पर कंसोलिडेट करते हुए नजर आएंगे, तो आप इनकी तरफ फोकस कर सकते हैं। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काउंटर है जिसे मैं फोकस कर रहा हूं वो है बैंकिंग काउंटर, क्योंकि अगली बार जो अर्निंग्स आएंगे उनमें छोटे मझोले बैंकों में और बड़ी रैली देखने को मिलेगी। तो छोटे बैंक
जो 100 रुपए से नीचे हैं उन पे थोड़ा फोकस रखिए, और जो बड़े बैंकों की तरफ जाते हैं तो जैसे आप एसबीआई है, आईसीआईसी बैंक, जैसे आईसीआईसी की सिंपल मैं बात करता हूँ, प्राइवेट बैंक से एक को ले लेते हैं, तो देखिए 1050 के आसपास आके बार बार स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन अभी का जो मोमेंटम है उसमें आप बहुत जल्द इसको 1250 की फाइट करते हुए देखेंगे। एचडीएफसी में कोई पैनिक अब नीचे साइड का ज्यादा नहीं है, अपवर्ड मोमेंटम जो भी होगा उसमें बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं होगा, उसमें लीडिंग जो होगा वो आईसीआईसी बैंक करता हुआ नजर आएगा। अब दूसरी तरफ अगर देखते हैं जो छोटे मंझोले, जो मैंने 100 रुपए के नीचे के बैंक है, चाहे पीएसबी हो, आईओबी हो, सेंट्रल बैंक हो, इन सभी को आप एकुमुलेट करिए, अगले क्वार्टर तक में इनमें अच्छे खासे मोमेंटम यहाँ पर मिलेंगे। बिल्कुल। तो ये है सलाह इन स्टॉक पर, बैंकिंग स्टॉक पर आप नज़र रख सकते हैं इस बीच। ठीक है, चलिए अब रुक करते हैं अगले हफ्ते के इवेंट्स का। कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जहां पर कि आपको नज़र रखनी है, ये भी एक बार देख लेते हैं। हमारे साथ स्नेही जुड़ चुकी हैं पूरा अपडेट लेकर। स्नेही बताइए, अगले हफ्ते कौन कौन से अहम इवेंट्स होंगे जिस पर की नज़र होगी? जी हाँ, बिल्कुल। तो आइए देखते हैं कि अगले हफ्ते मार्केट की नज़र कहाँ रहेगी और क्या जो महत्वपूर्ण है जो होगा मार्केट में, और आपको अपनी नज़र कहाँ रखनी चाहिए। 19 फरवरी की बात करते हैं तो यूएस का मार्केट बंद रहेगा प्रेसिडेंट्स डे के उत्सव पर। मेनलैंड चाइना जो है वो पूरे एक हफ्ते के बाद खुलेगा। जो शंघाई का इंडेक्स है वो वापस ट्रेड करने लगेगा, वो लूनर न्यू ईयर की एक हफ्ते की छुट्टी के बाद वापस शुरू होगा। और मेडी असिस हेल्थ केयर का जो आईपीओ है उसका लॉक इन पीरियड खत्म हो जाएगा। 6% यानी कि 6% उनकी इक्विटी जो है वो लॉक इन से बाहर आ जाएगी। 20 फरवरी की बात करते हैं तो एबीबी इंडिया का Q3 का रिजल्ट है, उसके नंबर्स रिलीज होंगे। विभोर स्टील ट्यूब जो आईपीओ है वो बोर्सेस पर अपना डेब्यू लिस्ट करेगा। और चॉइस इंटरनेशनल वो एक्स बोनस ट्रेड होगा इन द रेशियो 1:1। 21 फरवरी की बात करते हैं तो G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी रियो डी जेनेरो यानी कि ब्राज़ील में, और जूनिपर होटल्स का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। 22 फरवरी की बात करें तो यूएस फेड अपने जैन 30 और 31 की जो मीटिंग थी उसके मिनट्स रिलीज करेगी, और स्टॉक स्प्लिट और बोनस इश्यू होगा एसटी मार्ट का 1:1 के रेशियो में। और आखिरी में बात करते हैं 23 फरवरी की, तो सानोफी इंडिया के जो Q3 के आंकड़े हैं, जो नतीजा है वो रिलीज होगा, और अतुल का जो है वो बायबैक उसका बंद हो जाएगा। तो इन सारे काउंटर्स पर अगले हफ्ते के लिए अपनी नज़र बनाए रखेगा। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट है जिस पर की बाजार की नज़र होगी। मेन ग्लोबल इवेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं जिस पर की फोकस रहेगा, और वो आगे की बाजार की चाल और दिशा तय करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं। और नितिलेश, हमने देखा इस पूरे हफ्ते एफएमसीजी स्टॉक्स नहीं चल पाए। आईटीसी टॉप लूजर था, 2.5% की गिरावट वहाँ पर देखने को मिली। एचयूएल में भी 2.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। तो एफएमसीजी स्टॉक्स इस पूरे हफ्ते कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहे थे। अब अगले हफ्ते के लिए क्या कोई स्टॉक है आपको जो अच्छा लग रहा है, जहाँ पर करंट लेवल्स पर एंट्री कर सकते हैं? देखो, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो एचयूएल में एक एंट्री प्लान किया जा सकता है। थोड़ा-सा अगर ये यहाँ पे डीप मिलता है 20 से 25 रुपए का, तो वो डीप आप बाइंग अपॉर्च्युनिटी की तरह देख सकते हैं। देखो, आईटीसी में भी एक बाइंग अपॉर्च्युनिटी देखने को मिल सकती है, लेकिन थोड़ा-सा इसमें भी आपको वेट करना पड़ेगा। 380 के आसपास अगर मिलता है, तो आईटीसी में प्लस करके चल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो ब्रेकआउट आया था और वहीं से एक मोमेंटम चला था। ये 500 रुपए के आसपास चल रहा था, तब भी मैंने कहा था कि यहाँ पे इसको नहीं लेना चाहिए। 380 400 इस रेंज में मिलता है तो ही इसमें लेना चाहिए, क्योंकि ये जो बेस फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था 370 रुपीस के ऊपर, तो उसी लेवल को फिर से रिटेस्ट करने जा रहा है। तो यहाँ से और 5% गिरावट आती है तो आईटीसी में बाइंग करके चल सकते हैं। और दूसरा जो काउंटर है वो है एचयूएल में 25 से 30 रुपए का और गिरावट मिलता है, तो वहाँ पे आप बाइंग करके चल सकते हैं। ठीक है। तो ये है सलाह एचयूएल पर आपके लिए। बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पर अपना के चल सकते हैं। हिंडाल्को ये पूरा हफ्ता भी काफ़ी टूटा, और मेटल स्टॉक्स वैसे भी कमज़ोर ही थे इस पूरे हफ्ते। अगर बात करें तो मेटल इंडेक्स में 1.5% तक की गिरावट देखने को मिली, और इसमें टॉप लूजर था हिंडाल्को, जिसमें कि 12.5% की गिरावट देखने को मिली। 500 के नीचे के लेवल्स भी कहीं कहीं टेस्ट किए हैं इस स्टॉक ने, हिंडाल्को ने। क्या व्यू बन रहा है आपका रवि हिंडाल्को पर और अन्य मेटल स्टॉक्स पर?
देखिए, थोड़ा-सा एक्युमुलेशन तो होगा और जो करेक्शन आपको 580 से सीधा 514 पे पहुँचा चुका है, तो थोड़ा-सा इसको अगले हफ्ते के लिए अभी छोड़ा जा सकता है, या फिर ये कहें कि अभी 1-2 हफ्ते आप इसको ट्रेडिंग में अवॉइड कर सकते हैं। ये ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, तो बिल्कुल एक्युमुलेट करिए। 400 आप 90 से लेकर 500 के बीच में अभी 514 के पास क्लोज हुआ है। मुझे लगता है इन लेवल्स पर लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल एक्युमुलेट करिए। ये करेक्शन एक अच्छे साइन है स्टॉक को आगे चलाने के लिए, तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर थोड़ा-सा फोकस करना चाहिए। हाँ, अगर आप कुछ अवॉइड करना चाहते हैं, तो मैं 2, 4, 5 स्टॉक्स आपको बताता हूँ जिनमें कि आपको अवॉइड रखना है। पहला तो है आईआरसीटीसी, जिसमें कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग और बढ़ सकती है। 940-45 का लेवल चल रहा है, वहां से थोड़ा करेक्शन होकर 910-915 तक अभी आपको दिखाई दे सकता है। दूसरा काउंटर है यूबीएल, जो कि इस समय 1741 रुपए चल रहा है। इसमें थोड़ा सा और करेक्शन दिखाई देगा। लोअर साइड पे 1500 तक के लेवल अभी आपको यहाँ पर गिरते हुए दिख सकते हैं। तीसरा काउंटर जो है वो है कोरामंडल। इसमें भी 1100 रुपए के पास चल रहा है और थोड़ा सा गिरावट अभी और बढ़ेगी। 1000 से 950 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगले हफ्ते खरीदारी के लिए हमने बता दिया, लेकिन ये भी एक अच्छा है कि आपको ईटी नाउ के प्लेटफॉर्म पे ये भी पता चलता है कि अगले हफ्ते किन से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तो ये काउंटर है जिनसे कि आपको दूरी बनाकर भी रखनी है। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया रवि आपका ये सलाह हमें देने के लिए कि कौन-कौन से स्टॉक्स में आप निवेश कर सकते हो, कहाँ आपको अवॉइड करना है, ये भी हमने आपको बताया। नितिलेश जी, रवि जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति सुझाने के लिए। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।